पहले आपको जानकारी हम दें कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका नाम है प्रेरणा ज्योति ट्रेनिंग वर्कशॉप। ये स्टूडेंट क्लब का कोई पढ़ाई नहीं है, हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स लोग आए हैं तो उनको पढ़ाने की बात ही क्या है, वो लोग हमें पढ़ाएंगे। लेकिन हम आज जो बात करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में यह कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं है, जो हम आपके बीच रखेंगे और इस चीज़ को समझ करके निश्चित रूप से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है फिर से हार्डली स्वागत करते हुए कि हमारी बात में अगर कुछ आपको लगे ना कुछ रोक करके कुछ कहना है तो आप बीच में हमसे वार्ता कर सकते हैं। संवाद के रूप में हम बात आगे बढ़ाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। और विद्यार्थियों को एक ही टर्म कंडीशन है, जो बात नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हो, और जो बातें अच्छी लगे एक सिस्टम के हिसाब से तालियां बजाना है। तो हम अपनी बात को हार्टली स्टार्ट करें। इससे पहले सब लोग अपने जगह पर से खड़े हों। जैसा कि हमारी भारत की संस्कृति सभ्यता रही है, पेरेंट्स लोग सभी लोग जो भी कार्यक्रम सुना जाता है कि अपने देश के विकास से जुड़ा हुआ होता है, हमारे समाज के विकास से जुड़ा हुआ होता है, उसका सम्मान करेंगे राष्ट्रीय गान के साथ। राष्ट्रीय गान का जो टर्म कंडीशन उसको फॉलो करेंगे। माता की ठीक है, धन्यवाद, बैठ जाइए। टेक्निकल माइंड में कुछ फॉल्ट आता है, उसको ठीक करने के लिए एक वर्कशॉप है। ऐसे ही वर्कशॉप मतलब गैरेज, जानते हैं कि जिस गाड़ी को ठीक करना होता है तो उसको वर्कशॉप में गैरेज में भेजना पड़ता है, तो ये इंसान के लिए वर्कशॉप है। हमारे माइंड को कुछ ऐसा ठीक करना है, खास करके विद्यार्थियों के लिए, जो कि अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिल सकती है। तो प्रेरणा ज्योति ट्रेनिंग वर्कशॉप इज ए वर्कशॉप फॉर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ। That means how to improve your personality and education and good health based on psychological treatment and motivational class। ये मोटिवेशन और मनोविज्ञान दो हमारा बेस है, दोनों चीज पर आधारित हम आपके बीच मात्र 45 मिनट का एक कार्यक्रम रखेंगे। लेकिन शुरू का 45 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस 45 मिनट को समझने के लिए जिसके लिए यहाँ पर आए हैं। और नेक्स्ट जो 45 मिनट अंतिम का 45 मिनट होगा, वो सीखने के बाद हम जीवन में कैसे फॉलो करेंगे, वो हमारा 45 मिनट। कुल मिलाकर के अप्रोक्स 2 घंटा हम अभी आपके बीच लगातार रहेंगे। तो 2 घंटा में मोबाइल को साइलेंट कर दे, जिनका राधे हो रहा है, जिनका भी मोबाइल कुछ बजना है वो सबको साइलेंट कर दो, ताकि एक का मोबाइल बज जाने से सबका डिस्टर्ब होगा, सबको हानि होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यह कार्यक्रम कम से कम अटेंड करने के बाद कम से कम 21 दिन तुम्हारे पास समय रहना चाहिए कि हम 21 दिन इसको हम कैसे जिएंगे। अब मैट्रिक वाले विद्यार्थी की परीक्षा बची है, कितना दिन, लगभग 20-21 दिन बचा होगा अप्रोक्स, तो चलेगा, वो राउंड फिगर में सब ठीक है। तो यह कार्यक्रम में क्यों हम बैठे, सबसे पहले यह जाने कि हमें जितना अंक चाहिए परीक्षा में या ज़िंदगी की किसी भी क्षेत्र में जितनी भी बड़ी कामयाबी चाहिए, उसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि उसको इस तरीके से हम नॉर्मल वे में साधारण तरीके से जिएंगे तो पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और हम ऐसे भी जो पढ़ रहे हैं, जितना अध्ययन करते हैं, 4 घंटा 5 घंटा या 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा पढ़ता है, तो जो जितना पढ़ रहा है उतना ही पढ़ना है। उसी के पढ़ने में एक ऐसा तरीका को अपने आप में रख देना है कि उस तरीका से हम बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक ले आएंगे। तो कॉपी कलम रेडी रखना, जिनको नोट करना कुछ बात को हम बात करेंगे। क्लास में भी एग्जाम्पल दिए, चूँकि यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं उस सबको हम इस एग्जाम्पल कई बार रख चुके हैं, लेकिन आज एक सिस्टम वे में रखेंगे। हम 2 आकृति डिजाइन करते हैं, ये मार्कर इसको ठीक कर दो, दूसरा मार्कर ले आओ जी। आँखें हैं और एक नाक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी मुंह है और एक यहाँ भी मुंह है। इसका नाम रख देते हैं ए और बी। और यहाँ पर बैठे स्टूडेंट को सबको पता है, तब फिर भी हम सबसे एक बार सामूहिक रूप से पूछते हैं कि ये 2 ए और बी आकृति में से कौन सी आकृति अच्छी लगती है? ए। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि ये ए वाला जो डिजाइन है ये थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, लग रहा है ना कि खुश है, और वो लग रहा है कि बिल्कुल मुंह लटका हुआ है।
बीमार है, मनहूस है, सुस्त, सठियाया जिसको कहते हैं, ऐसा है। और सपोज दैट ऐसा किसी इंसान को बोले कि तुमको बनना अपने ज़िंदगी में, तो ऐसा कोई नहीं बनना चाहेगा, ये ऐसा बनना चाहता, ठीक है। जितनी हम तैयारी करते हैं उतनी सी तैयारी करने के बाद ही हम वो सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए एक आम विद्यार्थी का सपना होता है। वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट जो साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेटर हैं वो शिव खेड़ा, उनका मानना है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो हमारा एक तरीका ही है ऐसा, हम आपके बीच रखेंगे, उस तरीका से एक व्यक्ति 100% कामयाब हो सकता है। हम अपना दिमाग को पहले खोलते हैं, दिमाग खुलेगा माइंड तालियां बजाने से, उसके बाद हम जो बीच बात रखेंगे ना फटाफट जल्दी जल्दी समझ में आता रहेगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। यहाँ पर जो इनवाइट किया गया था खास करके बच्चों को, राउंड फिगर में मेरे माइंड में चल रहा था कम से कम 80 बच्चे आएंगे, और ये इतना सा है, सब नहीं आए। कहा था कि परमात्मा की जो रजा होती है ना वही होता है, जिसके नसीब में जो चीज़ होना होता है वही होगा। सबके लिए सबकी सब बात नहीं है। कभी कभी कहा जाता है ना कि अच्छों को भी अच्छी बात अच्छे वक्त पर भी अच्छी नहीं लगती है कभी कभी। तो हम आप यहाँ जो आ गए, ये हमारी और आपकी मर्जी नहीं थी। अपने यहाँ पढ़ने वाले लगभग 350 विद्यार्थी यहाँ पर हैं। उनके पेरेंट्स अप्रॉक्स कम से कम 250 जरूर होगा, 200 होगा, तो 200 भी इतने ही लोग आए हैं, कोई बात नहीं है। तो एक एग्जांपल, एक स्टोरी आपके बीच रखते हैं। एक किसी 5 स्टार होटल में एक पार्टी चल रही थी। पार्टी समझते हैं, तुम लोग समझते हो? पार्टी चल रही थी मिडनाइट की, रात्रि की पार्टी, रात्रि मौसम में पार्टी है, सारे लोग नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, बेहतरीन खाना बन रहा है, कोई खा रहे हैं, सारे लोग एकदम बिल्कुल बहुत ही खुशहाजी मिजाज में है। होटल के मालिक ने एकाएक ऐलान किया कि इस होटल में मौजूद बीच में जो स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में जो सबसे पहले एंट्री करके इस पार से उस पार चला जाएगा उसको 2 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। तो सारे लोग एकदम अवाक हो गए, शांत हो गए। सबसे पहले दौड़ने का प्रयास किया सारे लोग। जैसे जैसे जाते जाते स्विमिंग पूल के लास्ट बॉर्डर तक यहाँ तक आया तो एक फिर से ऐलान होता है कि सारे ऑडियंस को ये कहा जाता है कि थोड़ा सावधानी बरतें कि इस स्विमिंग पूल में एक नरभक्षी है, मगरमच्छ, जो इंसान को खा जाएगा। उससे बच के जो उस पार जाएगा वो उनको 2 लाख रुपया मिलेगा। बोला वाह क्या बात है। तो ऐसे में सारे लोग सहम के रुक गए, और ऐसे में जाते हैं तो कोई पीछे से कोई पतला आदमी को सड़ा हुआ सिंगल चीज से आदमी गिरा दिया उसको। भीड़ थी काफ़ी देर, गिर गया वो, चबांग से बड़ी मुश्किल से छटपट करते हुए उस पार चला गया। उस पार जा करके सीधी सी बात है कि ऐसे ही सरल होता होगा। उसके बाद वहाँ उसके मित्र वहाँ पहुँचे, यार तुमको मुबारक हो 2 लाख, हैंड शेकिंग किया बढ़िया से, उसका पीठ थपथपाया, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको कि तुमको 2 लाख रुपये मुबारक हो। बोला भाड़ में जा 2 लाख, पहले ये बताओ हमको ढकेला कौन था? उनकी मर्जी नहीं थी कि जाने की, वो तो जबरदस्ती किसी के प्रेशर से धोखे से गिर गया वो। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया, नहीं घर में कुछ लोग पेरेंट्स मना कर दिया होगा, किसी भी कारण से अगर कूद गए स्विमिंग पूल में तो 2 लाख तो मिलना ही मिलना है। अब जो हम दिखाना है, जो हमको सुनाना, जो समझाना है, वो तुम्हारे माइंड में जाएगा ही जाएगा, और वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की जो रजा होती है, कहते हैं नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में क्या किसके साथ होगा कोई नहीं जानता है, और ऊपर वाले जब रजा होती है जो वही होता है। इस बात कितने लोग मानते हैं? अभी आपकी मर्जी होती तो आप हो सकता था घर में ही रहते, सोए रहते कंबल के तर में, गेहूँ पटाए रहते, इतने ठंडी में भी यहाँ पर आए और बिल्कुल फ्रेश होकर के यहाँ पर आएगा। इन्हें कुछ नया होना था। खैर कोई बात नहीं, इस नयापन को आप एहसास करेंगे अभी कि ये क्या चीज़ है। तो इस चीज़ को आप देखें कि एक इंसान को 100% कामयाब होना है। इस जो बात आपके पीछे रखेंगे ना, वो मात्र हम पहले बताएं कितना देर का है, मात्र 45 मिनट का। और आपके पास हम 15 मिनट तक बात कर लिए, और 15 मिनट बात करेंगे वो बात को रखने के लिए। उसके बाद जो बात होगी वो 45 मिनट का, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करना अपने आप में। बगल वाले का ना तो देखना बेल्ट, न टाई, न हेयर स्टाइल, न बाल, न कुछ, क्योंकि सीधा हम और तुम 2 ही इंसान है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं।
बीच में कुछ भी करोगे सोच लो कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन के दौरान उसका जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, सीजर्स अगर पेट में ही छूट जाए हड़बड़ में, तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। इसलिए बीच में कोई डिस्टर्ब मत करना, सब एकदम शांति से बात को सुनना, क्योंकि तुम्हारे माइंड का एक ऑपरेशन होना है। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि तुम्हारा घर है, तो अपने घर में बिजली के सारे कनेक्शन करा लिए हो, फ्रिज चलाते हो, साउंड सिस्टम चलाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, आयरन हीट करके अपना कपड़े को फ्रेश करते हो, और चूल्हा वगैरह रेडी करते हो, इन सारे व्यवस्थाओं को तुम उपयोग करते हो। तो बिजली वाला ये नहीं कहता कि इससे तुम पंखा ही चलाओ या फिर फ्रिज में ही बिजली एक्सपेंस करो, ऐसा कुछ शर्त नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, जो करना करो। मोबाइल चार्ज करो, छू के मरना, तुम्हारा मरो। तो कहने आएगा कि नहीं तू छू करके मरा इसलिए तेरा बिजली बिल माफ़ कर देते हैं या फिर पूरा छोड़ देते हैं या नहीं लगे, ऐसा कोई शर्त नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट डाल रखेंगे बिल्कुल सरल सा है, एकदम साधारण तरीके से तुम अपने जीवन को जियोगे और बड़ी कामयाबी मिलेगी। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं है, तुम्हारे पास हम आपके बीच अभी रखेंगे। तो आज के डेट में इंसान अपने ज़िंदगी में कामयाब इसलिए नहीं होता है, बच्चे खास करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि उसके पास ऐसा कोई राउंड फिगर में कोई ये नहीं है, टारगेट नहीं है। इंसान के पास अपना खुद का पहले टारगेट होना चाहिए। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, तुम्हें कितना अंक चाहिए, कितना परसेंट से अंक पास करना चाहते हो। आज के डेट में किसी विद्यार्थी से पूछा जाए तो किसी के पास कोई टारगेट नहीं है, 70% लाना है, 80% लाना है, 85 लाना है, 60 लाना है कि 20 लाना है कि 2 बार फेल होना है कि सब दिन फेल ही होना है, कोई टारगेट ही नहीं है कोई टारगेट। तो पहले तुम्हारे पास टारगेट होना चाहिए। अभी तुम्हारे पास 1 महीना बचा, 1 महीना में जितना टारगेट लिखना लिख लो, उतना अंक मिलेगा। 85 लिखना है, 90 लिखना, जो लिखना अपने पन्ने में लिखो। अभी पन्ना नहीं लाया, जो लाया लिखो, अपने टारगेट लिखो। बगैर टारगेट का इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। ना केवल मात्र मैट्रिक वाले बच्चों के लिए, अभी तो इंटर के बच्चों के लिए भी, किसान के लिए भी, किसी भी बिजनेस से संबंध रखता है, वहाँ पर उसका हर महीने का, हर साल का एक एनुअल उसका टारगेट होना चाहिए कि हमें इस साल में क्या करना है। तुम्हारा कितना परसेंटेज चाहिए इसमें लिखो, कॉपी पे लिख लिया। देखिए अगर टारगेट नहीं है हमारी ज़िंदगी में ना, तो उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, ये बताओ जी, ताजमहल किसने बनाया? नहीं, बनवाया उन्होंने। शाहजहाँ तो बनवाया, तो कारीगर ने बनाया जी। खैर कोई बात नहीं, राउंड फिगर में मजाक समझ लो इसको, विनोद में हम बात कर लिए कि उन्होंने बनाया, ठीक है। तो शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनाया, तो ताजमहल पहले शाहजहाँ के मन में बना कि पहले आगरे में बना? उन्होंने पहले सोचा कि हमको शाहजहाँ हैं, हम शाहजहाँ, हमको ताजमहल बनाना है और ऐसा कि अपने मुमताज़ के यादगार में ऐसा बनाना कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा बिल्डिंग ना हो, ऐसा ही बनाया। अब सोचो अगर शाहजहाँ के मन में, उधर ध्यान मत दो, यही शर्त बताया था, शाहजहाँ के मन में अगर झोपड़ी बन जाती तो आगरे में क्या बन जाती? शाहजहाँ के मन में अगर टमटम का फोटो बन जाता तो आगरे में टमटम बन जाता अपनी पत्नी के यादगार में। क्या बनाया? ताजमहल। तो टारगेट पहले होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, बगैर टारगेट के इंसान अपने ज़िंदगी में एमलेस होना, ये बिल्कुल बेकार इंसान है। और हाईवे समझते हो, हाईवे पर एक बहुत स्पीड से ट्रक चल रही थी, बहुत स्पीड से, मान लो 40-50 की स्पीड से, ट्रक 40 की स्पीड से, और एक साइड में एक जहाँ पर समकोण पर रोड सड़कें नहीं काटती है 90 डिग्री पर, वहाँ पर 3-4 कुत्ता रिलैक्स मूड में सोया हुआ था गर्मी का मौसम में। एक नज़र पड़ी ट्रक की, अरे ट्रक 40 के स्पीड में, तो उसके पीछे वो कुत्ता दौड़ना शुरू किया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ट्रक 40 की स्पीड में है तो कुत्ता भी 40 की स्पीड में होगा उसके पीछे इसको पकड़ने के लिए। मान लो ट्रक रुक ही जाती तो कुत्ता इसका क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा? खैर कोई बात नहीं। तो ट्रक भी 40 की स्पीड से और कुत्ता भी 40 की स्पीड से दौड़ते जा रहा। अगले चौराहे पर पता चला कि और उस मोहल्ले का इंटेलेक्चुअल डॉग, वो भी रिलैक्स मूड में सोया हुआ है। उसको पता है यार पिछले गांव का तो और 3-4 कुत्ता, चलो वो भी दौड़ना स्टार्ट किया। पहले 3-4, अब एक और, कितने हो गए? लगभग 5 कुत्ते दौड़ रहे हैं, एक ट्रक पीछे 5 कुत्ता। अगले चौराहे पर ऐसे 4-5 बढ़ते एक ट्रक के पीछे सैकड़ों कुत्ते हो गए। सब दौड़ रहा, दौड़ते जा रहा, हफ्ते जा रहा। पीछे वाला पूछ रहा, भैया हम जो दौड़ रहे तो कहाँ जा रहे हैं? बोला हम चुप भी, पता ही नहीं, सारे लोग बेवकूफ़ थोड़ी है, दौड़ रहे तो तुम भी चलो। दौड़ते यह प्रश्न चला, पता चल गया पहले वाले कुत्ते के पास, जो कि सबसे टॉप कुत्ता था, जो पहली बार ट्रक को देखा था। उसके पास पूछा कि भाई साहब आप सैकड़ों कुत्ते को दौड़ा रखा है, बताइए जा कहाँ रहे? बोले बस इतनी सी बात, तुमको समझ में नहीं आ रही कि इस ट्रक पर कितने इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगे हुए हैं?
बिजली के खंभे, ये कहीं ना कहीं अनलोड होगा, फिर इसको कहीं ना कहीं गाड़ा जाएगा, फिर कुत्ता क्या करता है, एक पैर उठा कर उसको अपना पेशाब करता है। एक कुत्ते को पता था कि हम क्या करेंगे, बाकी यूं ही इसके पीछे दौड़ने लगा। तो जिनके पास टारगेट है तो उनको तो पता है कि हम क्यों दौड़ रहे हैं, जिनके पास टारगेट नहीं यूं ही दौड़ रहा। आप देखे होंगे कि पिछले बार यहाँ पर हमारे स्टूडेंट क्लब के निर्देश में 12 विद्यार्थी फर्स्ट ज्वाइन किया, इसमें से 80% से ज़्यादा नैयर नाम का लड़का अमडाणकल है, वो आया ना उसको बोले थाने के लिए, तो वो अच्छा अंक लाए। इस बार भी प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अंक रिजल्ट दे सकें। तो जिनके पास खुद का टारगेट है उनका रिजल्ट अच्छा रहेगा, जिनका कोई टारगेट नहीं उसको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपना टारगेट बनाएं, टारगेट के बाद एक प्लान बनाएं कि उसको हम कैसे पूरा करेंगे। प्लान क्या है, मेरा जो वर्कशॉप है, जिस वर्कशॉप में तुम बैठे हो, ये आदमी के लिए, आदमी को ठीक ठाक किया जाएगा। तो ये पूरा प्लान मात्र 45 मिनट का है, वो हम एक बार बोर्ड को साफ करेंगे, दोबारा जब दिखाएंगे तो वो हमारा प्लान होगा। तो टारगेट को पूरा करने के लिए क्या तुम्हारे पास होना चाहिए, एक एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए। हम कैसे उसको अचीव करेंगे, प्लान समझते हो, जैसे कि कब जगना है, कैसे बनाना है, कब मैथ बनाना है, कब ट्यूशन जाना है, ट्यूशन आने के बाद कब लंच करेंगे, कब फ्रेश होंगे, योग कब करेंगे, प्राणायाम करेंगे। तुम्हारा घर का कोई तो टर्म कंडीशन तो होगा सोने जगने का। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिस व्यक्ति का जगने का, सोने का, काम करने का, सब चीज़ का टाइम सेटिंग रहता है, उसका हर काम में वो योग पूर्वक वो काम होता है, उससे फिर रिजल्ट होता है। तो तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए। प्लान हम तो बताएंगे, पूरा कार्यक्रम मेरा मात्र 45 मिनट का जो है वो प्लान ही है। तो प्लान को सिर्फ ये जानो कि प्लान बनाना है। प्लान क्या है हम आगे बात करेंगे। प्लान के बाद क्या होगा, एक्शन। एक्शन मतलब पुरुषार्थ, तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कितना करना है, जितना पढ़ रहे थे, कितना घंटा पढ़ते हो घर में, ट्यूशन 2 घंटा है, 1 घंटा फ्रेश होने का, 3-4 घंटा और भी 4-5 घंटा पढ़ते होगे। मान लो कि 1 महीना परीक्षा हमारी नज़दीक बची है और 1 महीने में मात्र 5 घंटा ही पढ़ना है। 5 घंटा ही पढ़ करके हम ऐतिहासिक रिजल्ट बना सकते हैं। वो कैसे, अभी तुरंत पता चल जाएगा एकदम। जैसे कि कोई सेकंड डिवीजन हो जाता है, कोई थर्ड डिवीजन होता है, कोई फर्स्ट डिवीजन होता है, तो जो जिस स्थिति में है वहाँ रहे, लेकिन इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद वो पहले से 1.5 गुना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा, 1.25 गुना कम से कम, तो निश्चित रूप से। तो मेहनत कितना करना है, जितना करते थे उससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर ज़्यादा कर ले और अच्छी बात है, अब ज़्यादा करेंगे तो अब नींद भी नहीं खुलती। सुबह सुबह जगने वाले 5:30 बजे कितने लोग आते हैं, उसके पास रूटीन गड़बड़ हो जाता है। एक्शन के बाद तो फिर क्या आएगा, रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, परिणाम। जैसा किसी के पास टारगेट अगर नहीं है तो प्लान उसका कितना अच्छा बनाओ, बगैर टारगेट का प्लान बन ही नहीं सकता है। प्लान नहीं है तो एक्शन नहीं होगा। कभी ऐसा सुना कि कहीं जाना है, कोई मित्र बोला कहाँ जा रहे हैं, यार सोचे ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। अगर ऐसे में शरीर में अंग भी नहीं लगेगा, काम करने भी मन नहीं लगेगा। और कहा था किसी इंसान को जो है ना, शारीरिक रूप से भी किया जाए, मानसिक रूप से भी किया जाए, और हमारा दिल भी इसमें इंक्लूड हो जाए, हमारी भावनाएं, हमारे रूह तक भी काम करे, तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। मन, कर्म, शब्द, विचार, सब तरीके से हमारे एक एक सेल, एक एक ऑर्गन हमारे काम में अगर लग जाएगा ना, तो छोटा छोटा काम भी अच्छा रिजल्ट ले आएगा। समझ में आई बात। तो रिजल्ट, अब ये 4 चीज़ का सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ये इनमें से कुछ भी अगर एक चीज़ नहीं तुम्हारे पास, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो चल रहा था मार्कर उसी के यहाँ पर। एक और कुछ बात तो सुनना है, और तुम्हारे पास अगर कोई वाइट कलर का कपड़ा है तो सिर पर ढक लो उसको, है तो। जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसको रख लो। रुमाल जिनके पास है वो रख लो। उसके बाद उस म्यूजिक को सुनो। रेडी है। तो कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मेहनत करना। कहता मेहनत जितना करोगे, लेकिन मेहनत करने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेबर नेवर गोज इन वैन। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन परिश्रम अगर तरीके से करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और यह जान लो कि एक छोटी मोटी कामयाबी की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी अगर कामयाबी चाहिए तो मेहनत उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल नहीं है। मेहनत के साथ साथ एक बहुत बड़ा क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम क्या है, मेहनत का परिणाम एक इंसान को अपने ज़िंदगी में मात्र 50% मिलता है, उसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी मतलब क्या समझ रहे हैं, खुद मेहनत जितना करते हैं अपने लिए, अपने टारगेट के लिए, वो सेल्फ स्टडी है। तो मेहनत का परिणाम एक इंसान को कितना मिलता है, मात्र 50%। किसी के मन में यह भी होता होगा कि एक इंसान तो यार हमारे मोहल्ले में 70% अंक लाया था, अच्छा मेहनत करता था। मेहनत का परिणाम सिर्फ
50% ही है, 70% लाया तो मेहनत के अलावा और कुछ बातें थी जो उसमें इंक्लूड है। जो जितना मेहनत करेगा उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर ज़्यादा मेहनत करने से बड़ी कामयाबी होती तो रिक्शा खींचने वाला बहुत पैसा वाला होता, बहुत मेहनत करता है, रात दिन मजदूरी करने वाला एक आम व्यक्ति जो कि अब एवरेज लोग करते रहता है, वो बहुत बड़ा कामयाब होता। ऐसा है क्या? नहीं। सुने होंगे कि 18 घंटा 20-20 घंटा पढ़ता था, वो साइको हो गया, दिमाग हैंग करके रांची में भर्ती हो गया, वो पागल हो गया। रात दिन पढ़ने के बावजूद भी जिसको मेहनत करते हैं इसका अच्छा परिणाम नहीं आया। मेहनत करना चाहिए, मेरी बात को समझे। सिस्टम के हिसाब से अगर मेहनत करेंगे, सिस्टम क्या है वही बता रहे हैं। सिस्टम ये देखिए, पानी का हमेशा स्वभाव है, पानी का हमेशा स्वभाव है नीचे की ओर जाना। पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है ना, पानी गिरा दीजिएगा, जिधर ढलान होगा वहाँ चला जाएगा। लेकिन इसी पानी को एक सिस्टम लगा दिया जाता है तो 10 महल पर भी जाता है, मोटर से, पाइप से। इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम, सिस्टम की बहुत बड़ी ताकत है। ये कॉन्सेप्ट है कामयाब होने का कि मेहनत करके हम कितना अंक लाएंगे, मात्र 50%। और दूसरी बात, मेहनत करने वाला व्यक्ति, आप देखे होंगे कि एक इंसान आज मेहनत करता है, कल उसके थोड़ा और कम होता, फिर धीरे धीरे लापरवाह हो जाते हैं। मेहनत का एक्टिविटी पहले से हमेशा बढ़ चढ़ के हो, इसके लिए क्या करना है, एक सिस्टम के तरीके से हम आगे बात करेंगे कि जब अंत में हमारा जब चौथा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन होगा तब सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक ना? क्लियर हुए? एक इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मेहनत नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मार्बल का मंदिर, मार्बल समझते हो ना, संगमरमर, मार्बल का मंदिर भी, उसमें अंदर मौजूद मूर्ति भी, वो भी संगमरमर का। एक दिन रात में बात होती है मूर्ति से, और मूर्ति जिस जगह पर है दीवार से, मंदिर का दीवार से, कि यार मेरे तुम भी तो मार्बल हो, हम भी मार्बल हैं, तुमको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं, तुम्हारे पाँव को छूते हैं, अपना मस्तक को तुम्हारे चरण में लगाते हैं, और मेरे तरफ तो अपना पीछे का दिखाते रहता है। वो तो हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं है, अभी पता भी नहीं करता कि कितना मजबूत है। तो उन्होंने कहा दीवार ने, मूर्ति ने दीवार से, कि यार मेरे बात इतनी सी बात नहीं कि तुम मार्बल नहीं और हम मार्बल हैं, दोनों तो मार्बल ही हैं, लेकिन हम जिस शेप में आए हैं, इस शेप में आने के लिए कितने बार छेनी हथौड़ी का मार खाया, लाखों बार, कितना बार खट 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 खट, आँख बनाने के लिए, नाक बनाने के लिए, पूरे बॉडी के एक इमेज तैयार करने के लिए कितनी दफ़ा उसको छेनी हथौड़ी का मार खाना पड़ा है। तो तुम तो नॉर्मल वे में क्या हुआ, ग्राइंडर से एक बार काटा, दीवार में सटाया, फिर लाया सटाया, सीमेंट डाला सटाया, ऐसे करके तुम्हारा डिजाइन किया गया, तुम्हारा कितना इज्जत होगा। तो एक व्यक्ति रात दिन मेहनत करने का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन तरीके से मेहनत करते रहते हैं तो उसका एक अलग बात होता है। थोड़ा सा दर्द होगा। आज के डेट में अभी जनवरी, जिसको पूस कहते हैं, जनवरी नाइट, आगे प्रेमचंद की रचना भी है, उसमें होता क्या है कि अभी जब 5 बजे 10 क्लास के बच्चों को बुलाते हैं तो उसके आईब्रो में जो है ना कुहासा ऐसे लगता है जैसे लग रहा है कि वो पाउडर का बुरादा डाला गया है, बाल सब गंदा गंदा वो हो जाता है, इतनी ठंड होती है। तो इतने विषम परिस्थिति के बाद यही है छेनी हथौड़ी का मार। कभी कभी कुछ लोग एक आध दिन अब्सेंट कर जाते हैं, तो अब्सेंट करने वाले को समझ लो छेनी हथौड़ी का मार कम लग रहा है। रेगुलर वे में, जब इंस्टीट्यूट बंद हो तो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूटी में निरंतरता होनी चाहिए, नहीं? हाँ, तो उसको रेडी करो, आंखें बंद रख। पालनहारे निर्गुण अनारे, ताबे है भी और कौन संवारने वाला, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस, बात आगे ले चलते हैं कि एक इंसान की कामयाबी का जो 100% तक पहुंचने में जो रोल अदा करता है वो हमारा मेहनत, और मेहनत भी करने के बाद उसका रिजल्ट तब आएगा जब हम कुछ बात को और आगे सीखेंगे। ये सब बातें इंक्लूड हो रहेंगी, तब इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी भी हमारे लाइफ में रहेगा। बात समझ में आना चाहिए। एक इंसान खूब मेहनत करता है, मेहनत का परिणाम आता है, नो डाउट इन इट, लेकिन मेहनत का ही परिणाम तब आएगा जब मेहनत करने वालों के लिए इस मेहनत करने की अदा के अलावा कुछ और बातें उनके साथ होनी चाहिए।
वो बातें क्या है आगे देखना। अब तुम्हारा ऑपरेशन चालू हो गया, कोई छेड़छाड़ मजाक न समझना। दूसरा, किसी भी इंसान की कामयाबी का जो 20% है ना, उसके इन्वायरमेंट पर मिलता है, उसके माहौल से। एक इंसान किस व्यक्ति के साथ समय गुजारता है, उनका संबंध किन के साथ है, वो उसके माहौल का परिवेश, जिस माहौल में पला बढ़ा, आगे बढ़ रहा, जी रहा, उसका इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। खास करके संगत में भी खास करके इम्पोर्टेंट, खास करके हमारे फ्रेंड सर्किल का। तुम्हारा मित्र कैसा है, इस पर बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी कामयाबी का। जैसे एक यहाँ पर समझने की बात यह है कि एक इंसान मेहनत खूब अच्छा कर रहा है, मान लिया जाए यह व्यक्ति काफ़ी मेहनत करने में अव्वल दर्जे से इसको एक्सीलेंट अनुभव है, और इनका संगत अगर ऐसे लोगों से है जिनका खुद का कोई टारगेट नहीं है, अभी हम बताए थे ना, टारगेट खुद का होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास बड़ा कुछ करने का टारगेट है, तो उनके साथ अगर तुम्हारा संबंध है, आना जाना, उठना बैठना, बातचीत करना, तब समझ लो कि तुम ठीक ट्रैक पे हो। अगर तुम्हारा संबंध ऐसे लोगों के साथ जिनका कोई टारगेट नहीं है, न तो समय से आता है वो, न पढ़ता है, न उसका कुछ खुद जीवन का कोई टारगेट है, वैसे साथ अगर हो, तो तुम्हारा यह जो 50% रोल है मेहनत करके प्राप्त करने का, वो 50% भी खत्म हो जाएगा ड्यू टू 20%। इस 20% के वजह से हमारा 50% क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हमें जो जज्बात थी पढ़ने की ना, वो डिस्टर्ब कर देता है गलत के संग में। और ये बहुत बड़ा, ये सीधी सी बात है कि अगर हम मेहनत करने में काफ़ी अव्वल हैं, अगर हमें अच्छा माहौल है, तो 50 + 20 कितना कामयाब हो सकते हैं हम? 70% अंक प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ अच्छे के संग में रहने से। अगर एक और दूसरी बात यह है कि एक इंसान को पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, मन नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन अगर वो अच्छों के संग में अगर है, अच्छे लोगों के संग में अब से कार्यक्रम अटेंड करने के बाद भी अगर यह निर्णय लिया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मतलब गलत के संग में नहीं रहेंगे, हमें नहीं तो अकेले रहेंगे, वो ठीक है, या तो हम वैसे लोगों के संग रहेंगे जिनका खुद का अपना टारगेट है। इसका मतलब है कि वह 70%, 20% तो ठीक होगा ही होगा, इस 20% के वजह से धीरे धीरे उसके अंदर में 50% की भी जज्बा जग जाएगी। मतलब 70% कामयाब हो सकता है सिर्फ अच्छों के संग में रहने से। बात समझ में आ रही है? अगर संगत गलत है तो निश्चित रूप से तुम कुछ भी मेहनत कर लो, मन ही नहीं लगेगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। घर में बैठोगे, किताब खोल लोगे, ध्यान तुम्हारा इधर उधर जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो पहले बुरों के संग से दूर हो जाओ। सबसे पहले इसको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर करते हैं, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। हाथी का बच्चा देखा तुम लोग? हाथ नहीं चक्कर, कोई नहीं देखा? कौन कौन देखा? बड़ा हाथी देखा है? तो हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसको हाथी वाला क्या करता है, मोटे से सीकड़ में उसके पाँव को बांध देता है, इसीलिए कि किसी पीपल के पत्तों को या फिर किसी जानवर को या किसी जगह को डिस्टर्ब नहीं करे। जब वो डिस्टर्ब करने जाएगा, उसका पाँव ऐसे बंधा रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं जा पाएगा आगे। कालांतर में, चूँकि समय के अंदर ज़्यादा हम लंबी बात नहीं रखेंगे, तो उस हाथी के बच्चे को जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसा कि हाथी देखा है तुम लोग, बड़ा हाथी, तो ये निश्चित रूप से देखा हो कि बड़ा हाथी को मोटे से सीकड़ में नहीं बांधता, उसको पतली सी डोरी में, पेपर में टांग दिया उसको। क्यों टांग दिया जाता है? वह हाथी एक बचपन से वो मोटे सीकड़ में पूरा एनर्जी लगाया था तोड़ने के लिए, नहीं टूटा। फिर और बड़ा हुआ, प्रयास किया, नहीं टूटा, फिर छोड़ दिया प्रयास करना ही। वो जान लिया कि यह काम हमसे अब नहीं होगा, और जब पतली सी जंजीर में उसको बांध दिया था, डोरी में, किसी टहनी में, तो भी वह हाथी बड़ा होने के बावजूद भी प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसके माइंड में ये सेट हो गया है कि अब हमरे से काम नहीं होगा। तो हाथी का बच्चा, जब कोई काम शुरू में तुम करने का प्रयास करोगे, कोई थ्योरम सर पढ़ाए या कोई कॉन्सेप्ट डाला, तो शुरू में शायद समझ में ना आए, लेकिन लगातार प्रयास करते रहोगे तो समझ में आ सकता है। लेकिन तुम एक बार सेट कर लिया, जिस माहौल में तुम हो, कि माइंड में सेट हो जाएगा नहीं ये काम हमसे होगा ही नहीं, और वैसे लोग के संग में अगर रहोगे जिनका कोई टारगेट नहीं है, गलत के संग में पड़ गए, तो उनके पास तो कोई टारगेट ही नहीं है, तो उससे सवाल बनेगा भी नहीं। जब उनके पास नहीं बनेगा, बराबर उन्हीं के पास जब तुम रहते हो, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं नहीं मेरे लिए नहीं है, तो निश्चित रूप से वो कभी नहीं होगा। और तुमको पता है कि वो हाथी जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो एक डोरी नहीं तोड़ पाता है। जब वो हाथी चाहे तो जिस पिलर में बांधा हुआ, उस पिलर को भी अगर मोटे से सीकड़ में बांध दिया जाए, तो एक झटके में पूरा पिलर को नीचे गिरा सकता है। गिरा सकता है, नहीं गिरा सकता, लेकिन वो इसलिए नहीं गिरा पाता, वो बचपन से जान लिया कि प्रयास किए थे, शुरू में नहीं हुआ। तो जिनके पास अपना कोई टारगेट नहीं है,
अगर संगत वैसे लोगों के साथ है तो उस हाथी के बच्चे जो विशाल छोटे से बड़े हो गए वैसे भी हो जाओगे तो बड़ा कम नहीं हो पाएगा। ठीक ना। और एग्जाम्पल थोड़ा सा इस पिक्चर को क्लियर करते हैं, इसमें थोड़ा सा वक्त लगाते हैं कि संगत का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और अक्सर विद्यार्थी गड़बड़ होता है संगत की वजह से। एक बार एक विशाल पेड़ पर बाज रहता था, नर बाज मादा बाज, और उसमें से एक जो उसका जो चुज्जा था ना, आंधी आई ना तो वो चुज्जा गिर गया नीचे। गिर जाने के बाद कालांतर में थोड़े दिन के बाद वो मुर्गा मुर्गी के झुंड में चला गया अंधड़ में बह करके। तो वो बाज का बच्चा मुर्गा मुर्गी को ही अपना दोस्त भाई पिता समझने लगा। काफ़ी दिन हो गए, जैसे कि मुर्गा फुदकता है थोड़ा सा, वैसे बाज का बच्चा फुदकने लगा। काफ़ी दिन हो गए, वही उसका कीड़े मकोड़े के खाना, नाली के गंदगे वगैरह चीज़ सब मुर्गा मुर्गी करता है, वैसे बाज का बच्चा करने लगा। एक दिन की बात, उस नर बाज और मादा बाज की नज़र पड़ी उस अपने स्वजाति के जो बच्चे थे ना, काफ़ी दिन के बाद। तो उनको लगा कि अपने वो पत्नी से वो कह रहा है नरबाज, देखती हो कि वो हम अपना ही बच्चा है, वो जो काफ़ी दिन पहले उड़ा था। बोला हाँ लग तो रहा है, वही बड़ा हो गया लेकिन फुदकता है, उसके पास जाओ उनको ले आओ। वहाँ पर गया, नीचे उतर गया, उसकी पत्नी आई, वो तो वही कह दिया, आदेश दे दिए। वो नीचे आई, बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम चलो ऊपर, तुम यहाँ पर क्या नाली में रहते हो, कीड़े होकर के कीड़ा बन जाओगे और इसी तरह गंदगी में खाते पीते रहोगे, ज़िंदगी तमाम हो जाएगी, चलो ऊपर। बोला नहीं नहीं हम तुमको नहीं पहचानते। बोला मैं तुम्हारी माँ हूँ। बोला अच्छा तू माँ है? अरे मेरी माँ तो मेरे मुर्गा मुर्गी यही सब मेरे माँ बाप दोस्त भाई सब है, हम वहाँ क्या करेंगे, हमारा यही घर परिवार है। वो नहीं गया। उसके बाद काफ़ी देर के बाद वो खुद अपने से आए नरबाज, वो उनको पकड़ लिया, उसको ले चला। बोला कि ये कौन कहाँ ले जा रहे हो? बोला कि बेटा मैं तुम्हारे पिताजी। बोला अच्छा, कभी माँ कभी पिताजी, कौन सा सिस्टम ले आया यार मेरे। वहाँ ले काफ़ी दूर ले जाने के बाद छोड़ देता उसको, तो वो उड़ने तो जानता नहीं था, फिर गिरने लगा हल्का हल्का, फिर उसको पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर गिरने से 2-4 बार गिरते गिरते उसको उड़ने में मज़ा आने लगा। उसके बाद फिर वो आराम से उड़ते 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 वापस नहीं आया। तो ऐसा होता है कि जब बराबर निगेटिव लोगों के संग में रहोगे तो धीरे धीरे कैसा हो जाओगे, बस मुर्गा मुर्गी जैसा। कभी ऐसा होता है कि परीक्षा होती है तो कोई किसी का 0 अंक आता है, किसी का 50/50 नंबर आता है, किसी का 95 अंक लाता है, कोई 3 बार फेल होता है। उनका भी वही टीचर था और जो रिकॉर्ड बना उनका वही टीचर से वही है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग क्यों है? तुम्हारा संगत गलत है, तुम गलत के संग में रह रहे हो। बात समझ में आ रही है? अगर अपना संगत बदल देते हो तो तुम अपने ज़िंदगी में कितना कामयाब हो सकते हो? 70% कामयाब हो सकते हो। ठीक ना। एक अच्छों के संग में सिर्फ रहने से। नेक्स्ट, किसी भी इंसान की कामयाबी का जो 20% मिलता है वो इंस्टीट्यूट की वजह से। जिस इंस्टीट्यूट में, संस्थान में, एकेडमी में बच्चा पढ़ता है उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है 20%। और 20% इंस्टीट्यूट की वजह से मिलता है, लेकिन इसके पहले उसके अंदर में क्या होना चाहिए? जज्बा पढ़ने की, अच्छों के संग में अगर है तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के बाद वो 50+20, 70+20, 90, ये 90% अंक ला सकता है। क्या करने से? एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने से। आज के डेट में बहुत सारा इंस्टीट्यूट होता है 6 महीना में, साल भर में ख़त्म, 2 साल चला, 3 साल के बाद बंद, 4 साल बाद बंद। ऐसा हर गांव में मिल जाएगा जहां पर एक भी विद्यार्थी आज तक फर्स्ट हुआ ही नहीं है। हर गांव में ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आज तक काफ़ी प्रयास लगाओ, कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो जिस जगह पर कोई रिजल्ट ही नहीं लाता है तुम जाओगे, तुम्हारा क्या रिजल्ट हो पाएगा जी? तो इंस्टीट्यूट का भी कुछ अपना बेस होना चाहिए। जिनके पास अपना कुछ बेस है वहाँ जाने के बाद तुमको अच्छी कामयाबी मिलेगी भी, वहाँ पर अच्छे तुमको मित्र भी मिलेंगे। और थोड़ा सा हम अब मनोविज्ञानी की बात करते हैं। एक इंसान पढ़ने में काफ़ी उसकी रुचि थी, उसके अच्छे माहौल भी उनको अच्छे हैं, 70% अचीवर हो गया, लेकिन वह अगर अच्छों के संग में चला जाता है तो वही 90% अंक ले आता है। ये तो बात सीधी सीधी समझ में आ रही है। दूसरी बात, अगर किसी को ये सब कुछ ठीक था, अगर ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत जगह चला जाएगा, तो वहाँ पर अच्छे मित्र भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि गड़बड़ जगह गड़बड़ ही लोग जाते हैं। वो अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे, तुम्हारा माहौल अच्छा नहीं मिलेगा। जब अच्छा नहीं माहौल मिला तो यह भी खत्म हो गया, और यह खत्म होगा तो यह भी खत्म हो जाएगा। मनोविज्ञान का मानना है अगर ये दोनों 70% तुम्हारा ठीक भी अगर है, अच्छा जज्बा है पढ़ने की, और तुम्हारा माहौल भी ठीक है, लेकिन जहाँ पर निर्देश मिलता है, जहाँ पर गाइड मिलती है, उस गाइड तुमको अगर गलत मिल जाएगा तो ये दोनों 70% खत्म हो जाएगा। ठीक ना। और ये गलत जगह पर जाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ये दोनों हमारा पहले से ही गड़बड़ है, समझ में आ रही बात ना, हमारे अच्छे माहौल भी नहीं है,
हमें पढ़ने में भी रुचि नहीं है, लेकिन अच्छे जगह पर जाओगे तो वहाँ पर ये दोनों धीरे धीरे अपने आप मिलने लगेगा। क्या क्या मिलेगा वहाँ पर? तुमको अच्छे का संग मिलेगा, तुमको पता चलेगा ये कितने बजे आता है, कैसा पेन रखता है, कैसी कॉपी रखता है, उसके बाद इसका टाइम आने कैसे है, इसका बाल कैसा है, इसका रूटीन क्या है, घर में कैसे पढ़ता है, इसका दांत कब साफ करता है, दांत साफ करने क्या कॉन्सेप्ट है, खाता कब है, कब प्राणायाम करता है, कब सोता है, कब जगता है, ये सारा रूटीन जब तुम सुनने लगोगे उस इंस्टीट्यूट में, वैसे विद्यार्थियों से तुम्हारे अंदर ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब 90% कामयाब हो सकते हो क्या करने से? अच्छे जगह पर जाने से। अच्छे जगह का मतलब ये नहीं हो खूब सुंदर वहाँ पर एसी हो, खूब सुंदर फैन हो, मतलब जहाँ पर कि अच्छा रिजल्ट हो, जहाँ पर तुम्हें खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का, साइंस का, आर्ट्स का तुम्हारे माइंड में सेटअप हो सकता हो, वैसे हालत में तुम अगर पहुँचते हो तुमको लगेगा कि हम 90% कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ पर भी जाकर के रुकने का नहीं है। तुम सोचेगा यार 90% मिल गया तो काफ़ी है, 90% भी ये ख़त्म हो सकता है वो मात्र 10% वाले पॉइंट से। ये हमारा पॉइंट क्या है? तो हम बात कर रहे थे कि एक इंसान की कामयाबी 90% डिपेंड्स किस पर है? ये 10% पर। 10% क्या है? वो है ब्लेस। ब्लेस मतलब क्या होता है? दुआ, आशीर्वाद, लोगों की शुभकामनाओं से वो दुआ मजबूत होती है। एक समय होता है कि जब कभी कोई अजमेर शरीफ जाते हैं मुस्लिम, तो उनके अगल बगल वाले बोलते हैं कि यार मेरे ऐसा करो, तुम भी ख्वाजा चिश्ती मज़ार से मेरे लिए दुआ कर लेना। जा रहा कोई पड़ोसी कहता है मेरे लिए दुआ कर देना, छोड़ो हिंदुओं को बात करते हैं हम। देवघर जाता है तो बगल वाला कहता है कि भोला बाबा से मेरे लिए थोड़ा अर्जी बिंतु कह दीजिएगा। वो जा नहीं रहा, अब मेरे लिए भी थोड़ा कह दीजिएगा। तो एक इंसान दूसरे के बारे में जब अच्छा सोचता है तो ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह ताला ये समझता है कि यार मेरे जब ये अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी सोच रहा है, इसका मतलब है चलो तथास्तु, ऊपर वाला रेडी करने के लिए तैयार है। कुछ भी एकदम तुम्हारी बात को एकदम बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए तैयार है। तुम खाली जैसा भावना लेकर चलोगे तो अच्छी दुआएं मिलती है। कहा जाता है जो बात दवा से नहीं होती है वो दुआ से होती है। जब मिल जाते हैं कामिल मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। तो कामिल मुर्शिद मिल जाने के बाद तब बात खुदा से होती है। वो दुआ मिलती कैसे कैसे है जी? पूरे दुनिया में एक चरित्रवान लोगों को और सीलवान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मिलती है। सील क्या है? जब गुड मैनर्स, चरित्र की जब पराकाष्ठा पर हम जब पहुंच जाते हैं, चरित्र बिल्कुल मजबूत हो जाता है, हम डिसिप्लिन काफ़ी हार्डली मेंटेन करने लगते हैं, तो हम सील के कगार पर पहुंचने लगते हैं। और हमारे साहित्य में महात्मा गांधी की जो रचना है वो ऑफिस में है गैस। महात्मा गांधी की रचना है 12 में है, इंटर में है ना, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हाँ, उसमें उन्होंने चरित्र के निर्माण के बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि उसमें कहा कि कैरेक्टर इज द क्रोन एंड ग्लोरी ऑफ द लाइट, इट मेक्स ए मैन सुपीरियर टू एनिमल, इट इज़ द क्वालिटी विच टेक्स ए मैन टू गॉड। मैंने परमात्मा तक जाने की एक बहुत बड़ा सीढ़ी है चरित्र निर्माण का। और जो यहाँ पर पहुँचता है उनको अच्छे लोगों की दुआएं मिलती है। दुआएं मिलती है खास करके पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दुआ देने वाले होते हैं कौन है? माता, पिता और गॉड, इसको गॉड कह सकते हो, ईश्वर, और एक है टीचर। ये इस एक श्लोक के रूप में है। पिता से जो माँ होती है ना 100 गुना ज़्यादा दुआ देने वाली होती है। माता से, पितु से माता 100 गुना, फादर से माँ भी 100 गुना ज़्यादा दुआ देती है माँ। अब माँ से 100 गुना ज़्यादा दुआ देने वाले परमात्मा होते हैं। परमात्मा से भी 100 गुना ज़्यादा दुआ देने वाले उस्ताद होते हैं, जिनके ज़िंदगी में जो कुछ तुम सीखने जाते हो, गुरु। तो अब इन तीनों चारों लोग सबसे ज़्यादा जब दुआ देंगे तो इनकी हर हुक्म पे तुमको कायल रहना पड़ेगा। एक इंसान खास करके विद्यार्थी जब बड़ा होता है 9-10 की उम्र में, इस उम्र में आता है, इससे ज़्यादा ही बड़ा होता है, तो उनको लगता है कि मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं, वो क्या बताएंगे, वो क्या बुद्धि बताएंगे हमको। उनसे कुछ बात भी ढंग से नहीं करते हैं। तो होता क्या है ना कि वो उनसे नाराज हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो बात दवा से ना होती वो दुआ से होती। जब दुआ देंगे सबसे ज़्यादा तुम्हारे माता पिता और गुरु जब दुआ देंगे तो उनकी बातों को फॉलो करो। वो जो भी कहेंगे बहुत हार्डली उसको समझो, समझ करके अमल भी करो। बात समझ में आई ना? एक गाना सुना होगा, एक कव्वाल है, छोटे बच्चों पहले गाया तो बड़ा हो गया होगा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। तो कहने का मतलब है कि माँ बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है,
माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। और कहा था काम आती है बुरे वक्त में उनकी ही दुआ। किनकी दुआ? माँ बाप की। और वो जब कभी रूठ जाए तो तुम्हारा कोई प्रार्थना नमाज कुछ कबूल नहीं होता है। इसलिए अगर अच्छी कामयाबी चाहिए, तुमको दुआ चाहिए, तो दुआ के लिए तुमको बनाना पड़ेगा अपने आप को चरित्रवान और सीलवान। ये कैसे मिलेगा? घर से शुरू करो, आज से और अभी से। आज जाना अपने माता पिता को, आज से ही जाके पैर छू के प्रणाम करना। और आज नहीं, कल, फिर कल का इंतजार नहीं करना, क्योंकि आज जब नहीं कर सकोगे तो फिर कल बोलेगा तो धीरे धीरे मूड ऑफ होने लगेगा। और मात्र 21 दिन करके देखना। 21 दिन के बाद जब तुमको अच्छा लगने लगेगा तब कुछ भी तुम फॉलो करोगे ना, कुछ भी सीखने का प्रयास करो ना, फटाफट समझ में आएगा। 21 दिन, हम 21 दिन का एक होमवर्क देंगे जाने टाइम में। थोड़ा सा और एग्जांपल क्लियर करते हैं। हम तुम लोग को कई बार सुनाए हैं, हमारा ये बगल में चीन में एक खेती होती है चाइनीज़ बम्बू की, सुनाए थे ना? तो चाइनीज़ बम्बू, वो पेरेंट्स लोग भी सुन लेंगे। तो चाइनीज़ बम्बू की खेती कैसी होती है? गन्ने की तरह इसका 1-1 फीट का बीट होता है, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। समयानुसार खाद बीज देने के बावजूद उसमें अंकुरण नहीं आती है। 4 साल तक अंकुरण नहीं आता है। लेकिन 5वें साल की जैसे एंट्री होती है तो मात्र 45 दिन में वह बांस 90 फीट ऊपर उठता है। आश्चर्य की बात है, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक चीज़ है। इसको 8वें आश्चर्य में रखना चाहिए, 7वें आश्चर्य के अलावा 8वें आश्चर्य में। मात्र 45 दिन में 90 फीट। एक प्रश्न यहाँ पर क्रिएट होता है कि क्या वो बांस का पौधा 90 फीट जाने में 45 दिन लगा कि 4 साल 45 दिन लगा? 4 साल 45 लगा। जो बांस अपने सूरत को 4 साल तक झेल नहीं पाएगा ज़मीन के अंदर में, वो 90 फीट कहाँ से देख पाएगा जी? तुम्हें चाहिए रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तुमको कामयाबी चाहिए, तुम्हें समाज में टॉपर बनना है, पूरे जिला में टॉपर बनना है। तुमको क्या लग रहा कि ये सब सारा चीज़ को ठीक करोगे और ये ठीक तुम्हारा नहीं होता है तो ये सब सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। जिनका यह 10% ठीक है, 10% जब ठीक रहेगा तो ये 90% ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक ना? तुमको मन भी लगेगा पढ़ने में, होमवर्क बनाने में मन लगेगा, सारा कुछ करने में मन लगेगा। इसीलिए पहले अपने 10% को और मजबूत करो। इस संबंध में हम कुछ और बात करेंगे। इस संबंध में न केवल मात्र साधारण से लोग, अपितु वर्ल्ड के बड़े बड़े दार्शनिक, कबीर, नानक, दया, दादू, सुंदर, सहजो, मोहम्मद, इन सारे लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डाल रखा है कि जो दुआ का वो बहुत बड़ा लाजवाब। कबीर ने तो बताया कि गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरती शिला पे धोइए, निक्षय ज्योति अपार। वो तो आध्यात्मिक बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये भौतिक ज्ञान भी अगर अर्जित करना हो तो जो तुमको सिखाने वाले हैं टीचर्स और जिनके पास जो सीखने वाले स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में जो है बहुत बारीक और नाजुक रिलेशन होता है। वो अपनापन का, वो अपना प्रेम का। जब तक तुम उसको समर्पण होकर के उनकी बात को सुनोगे, उस पर विश्वास नहीं रखोगे तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा। और आज के डेट में 90% लोगों को ये समझ में आता है, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ जो सीख रहे हैं, तो ये तो हमारी मर्जी थी यार। हमारे पिताजी सर को पेमेंट देते हैं, 400 रुपये महीना देते हैं तो सर पढ़ाते हैं। तुमको यह भाव जिस दिन आएगा तुमको कभी नहीं सीख पाओगे। ये बहुत बड़ा, ये खारा खोटा शब्द है। ये नहीं विश्वास है तो तुम 4 साल मेरे पास पढ़े हो, 1 साल में मान लो तुम 3000 दिया होगा, 4 साल में 12000 दिया होगा, तो 12000 ले लो। 4 साल में जो जो सीखा सारा वापस कर दो। संभव है क्या? संभव है? इट कैन नॉट बी पेड, इट इज़ हेवनली थिंग। ये एक स्वर्गिक चीज़ है जी, इट इज़ नॉट अर्थली थिंग। ये पृथ्वी पर का चीज़ नहीं है। पृथ्वी पर का चीज़ है, चलो भाई बाबा का चश्मा टूट गया, 500 रुपये लीजिए, चश्मा बना लीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब तक तुम भीतर से, अंदर से तुम मजबूत नहीं होते हो, सीखने के लिए समर्पित नहीं होते हो अगले के पास, तब तो तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक खूबसूरत और क्लैपिंग बजाते हैं। हाँ, एक म्यूजिक, उसको तुम बेस के साथ अपना बजाना, हाथ जब तक गर्म नहीं हो तब तक उसको बजाते रहना तालियां। चलो रेडी, 1 2 3।
एक कहाँ चला जी? रौनक। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। सुबह सुबह जग करके प्रभु श्री राम भी अपने माता पिता के पैर छूते थे। जिनके माता पिता नहीं है तो तस्वीर को या हार्टली मन से ही, अब मान लो नानी घर में तुम रहते हो तो कहीं से भी अपना कर लो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। एक समय था जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे ना तो उसको 3 प्रकार की नॉलेज दी जाती थी, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। मेंटल हुआ मानसिक रूप से पढ़ना है, उसको कुछ ज्ञान देना है, फिजिक्स देना है, इतिहास देना है, ज्योग्राफी देना है, तो ये सब नॉलेज दिया जाता था। और अभी भी हमारे यहाँ दिया जाता है सब जगह। मेंटल सब जगह दी जाती है। फिजिकल मतलब होता है शारीरिक ज्ञान, शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, हमारा आहार व्यवहार वाणी ये सब कैसे, इसके बारे में आज के टाइम में कहीं कहीं दी जाती है। बात समझना, मेंटल सब जगह दी जाती है, पहले भी दी जाती थी जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, और फिजिकल पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जाती है, लेकिन सब जगह नहीं। हम अपने विचारों को, हम आपको अपने मानसिक रूप से भीतर के चीज़ों को और इतना ज़्यादा से ज़्यादा निखार करें, इतना अपने आप में बदलाव करें। बदलाव करते करते एक आम व्यक्ति अपने आप को चेंज करते करते परम पिता परमेश्वर की सीढ़ी वहाँ तक जा करके पहुँच सकता है, सफल हो सकता है। चेंज किया अपने आप को नानक ने, कबीर ने, अब्दुल कलाम ने, अमिताभ ने, गांधी ने, मीरा ने, इन सारे लोगों ने अपने आप को चेंज किया। चेंज करके थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते बहुत दूर तक गया। पूरे सृष्टि में पूरे परमपिता परमेश्वर ने केवल मात्र मनुष्य को ही ऐसा बनाया है जो कि अपने आत्मिक चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सकता है। वो घोड़ा, गधा, बिल्ली ये सब अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। तुम इंसान अपने आप को बदल करके बड़ा से बड़ा बन सकता है, और दूसरी तरफ एक इंसान अपने आप को ही गंवा करके, गंदा करके, माने कुत्ते से ही बदतर कर सकता है। इसीलिए एक एक छोटी छोटी सी बात को समझना है। तो मेंटल के साथ साथ क्या होना, स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए। स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब कभी कभी अध्यात्म की बात तुम्हें पढ़ाई जानी चाहिए। अध्यात्म क्या है इसके बारे में कभी कभी तुम्हारा मेडिटेशन का क्लास होना चाहिए। हम लोग कराते हैं, कभी कभी करते हैं आपस में। इससे क्या होता है ना कि तुम्हारे पास बहुत कुछ सीखने की संभावना होती है, और मेडिटेशन करके एक इंसान अपने जीवन में बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकता है। तो और दूसरी बात, जो दुआ लेने वाले होते हैं व्यक्ति, जो चूँकि हम फोकस करेंगे इसी पर, चूँकि यह ठीक हो तो वो सब ठीक अपने आप होने लगेगा। जो दुआ लेने वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा बोलते नहीं, वो करते ज़्यादा हैं। बोलने पर उनका विश्वास नहीं होता है, उनका विश्वास किस पर होता है, करने पर। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स। वचन से ज़्यादा कर्म बोलता है। और इंसान क्या करता है, अभी अधिकतर लोग जो कमज़ोर विद्यार्थी है वो बोलता ज़्यादा है, काम कम करेगा। वो पहले बोलेगा सर इसको कितना बार बनाना है, आज कल ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, कल आएगा ही नहीं वो। आज जो पढ़ने वाला होता है वो सुन रहा है, सर बोले कितना बार, एक बार बोल ही दिए, बोर्ड पर लिखेंगे होमवर्क या बोलेंगे तो बोलेंगे ही बोलेंगे। वो तो उनका काम है बोलना, कि ज़बरदस्ती बोलवाओगे कौन सी कितना बार। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स। वचन से ज़्यादा कर्म बोलता है। तुम काम ही इतना कर लो कि कहना नहीं पड़े कि क्या किसको कितना बार कब करना है, किस चीज़ को कब कैसे कहाँ करेंगे, सब कहना कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो तुम्हें हमारी इन सारी बातों को सुनने के बाद कुछ अपने आप में लगेगा कहाँ पर ठीक करना चाहिए था, बीमारियाँ थी कहाँ पर, और वहीं पर रिमोट का बटन दाबेंगे तो फिर अपने आप में वो बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। ठीक ना। तो एक और थोड़ा सा क्लैपिंग करेंगे ज़रा सा। तो उसमें यह चीज़ नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे अगर है भी पहले से वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। देखिए जो नाव 2 पतवाल से चलती है जी, उसको एक ही पतवाल से खेओगे तो एक ही जगह घूमेगी। कभी नाव पर चढ़ा है, डेंगी नाव हो या बड़ी नाव, एक ही जगह एक ही पतवाल से खो, ऐसे करते रहोगे तो ऐसे ऐसे नाव चलती रहेगी, एक ही से घूमती रहेगी। कितनों एक्सपर्ट ड्राइवर हो, जो दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन कहाँ पर चलती है, पटरी पर। जापान में हो चाहे बम्बई में हो, चाहे अब तो जापानी सुनते हैं कि वो बर्जेसर की पटरी से 3 इंच ऊपर ही चलती है, वो पटरी पर भी नहीं सड़ता। और हवाई जहाज से कुछ कम स्पीड में 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। खैर कोई बात नहीं, हम ये कहना था ये कि दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन चलती है पटरी पर, और दुनिया की सबसे स्पीड चलने वाली 4 व्हीलर कहाँ पर चलेगी, सड़क पर। दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली प्लेन कहाँ चलेगी, आकाश में। अब दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली प्लेन को पटरी पर रख दो, दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन को तुम रख दो हाईवे पर, हाईवे को उठा करके नदी में रख दो, तो ऑल एंड एवरीथिंग इनटू 0 इक्वल टू 0।
10 महला मकान को 0 से गुना कर दो, बालू की रेत। तो जो चीज़ जैसे चलती है उसको वैसे यूज़ करने का पढ़ाई का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यही आज के डेट में वेस्टर्न कल्चर का जो बैड इंप्रेशन पड़ा हुआ पश्चिमी देशों का, स्कूलों में, परिवार में, समाज में, जिसका परिणाम इतना बड़ा भुगतना पड़ रहा हम लोगों को। देखिए, नाव को हमेशा दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। पटरी पर चलने वाली ट्रेन पटरी पर ही चलेगी, समझ में आ रही बात। इसीलिए कॉन्सेप्ट जो चीज़ का है वैसे विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या करना है, इस 10% को ठीक करना। जिनका 10% ठीक नहीं होगा ना, वही फिर कुछ नहीं होगा। और ये सब सारा चीज़ तुम्हारे अंदर है करने का, सब कुछ तुम्हारे अंदर मौजूद है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दुनिया को ठीक कर सकते हो जी? नहीं ना। अपने आप को पहले सबसे आज ठीक करो। आज प्रतिदिन माता पिता और गुरु अपने घर में जो ही बड़े हैं उनको तुम इन्हें कहना कि आज हमें सीखी कह लो छे नहीं, हम करबो नहीं तो देखिए हमें तेजे बनी जबो, तेज जिंदगी में नहीं बनोगे। जहाँ बोला कि सारी कहानी गंदा हो गई, कुछ नहीं बोलना। आज के बाद तुम्हारी आवाज़ पहले से कम हो जाना चाहिए। तुम्हारा एक्टिविटी पर भर परीक्षा तक शांत हो जाओ, क्योंकि तुम ही अपने आप में ऐसा जो कि अपना रिमोट खुद दाब सकते हो। और तुम बहुत, हमारा वर्कशॉप में है ना, हर इंसान के अंदर इतनी प्रतिभा छुपी हुई है जिसके एहसास से उसे खुद पर यकीन नहीं हो सकता कि मैं भी इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। एक एग्जांपल देते हैं तुमको मेरे पास। ये पता है क्या चीज़ है, दिख रहा है तुम लोग को? ये क्या चीज़ है? पैसा है। देखो क्या चीज़, फेंकना नहीं, किसी को देना भी नहीं, पैसा है। पूरा फैलाओ, डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल? हाँ जी, जल्दी बताओ, समय प्रबंध करो। हाँ, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। लेना नहीं, हमको दे देना। ठीक, ओके, थैंक यू। जब ये मेरे पास ऐसा था, मुड़ा हुआ था, तो पता नहीं चल रहा था क्या है। एक सर बोले पैसा है। एक एग्जाम्पल, लगभग यहाँ 80 आदमी 85 लोग हम लोग हैं। एक इंसान को पता चला पैसा। ऐसा नहीं कि मेरे मित्र हम कह दिए थे कि पैसा था इसमें, या किसी को पता था तो बोला आपने, अधिकतर को पता नहीं था। वैसी तरीके से तुम्हारे अंदर तुम क्या कर सकते हो ये पता नहीं रहता किसी को। जब उसको कोई हटाएगा तुम्हारा धूल ऊपर से, जब खोलेगा तुम्हारे ऑपरेशन करके हथड़ी बथड़ी निकालेगा, तब पता चलेगा कहाँ बीमारी थी, सब ठीक हो जाएगा, तब फिर तुम नंबर 1 हो जाओगे। ठीक ना। तो वैसे ही एक व्यक्ति, और जब भी कुछ भी सीखो तो आज आप ऑपरेशन हम बंद करने वाले हैं, आप तुम्हारा स्टिच करेंगे। सिलाई करने के बाद फिर तुम, जिसका सिलाई हो जाता है ना तो छटपट नहीं करता ना, तो सिले फट जाएगा, सियन फट जाएगा तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए शांत रहना। अभी पूरा क्लास ओवर नहीं हुआ है। देखो, हम एग्जांपल बराबर लेते हैं। पहले घर जाना, आज से अपने छोटे विद्यार्थी भाई को ये नहीं कहना कि तू लालटेन साफ करो, स्विच ऑफ करो, बेड साफ करो तब पढ़ेंगे। तू पहले खुद करो। खुद करने के बाद तब, चूँकि दुनिया वो नहीं करती है जो हम कहते हैं। कहने का असर पड़ता है जी। अगर कहने का असर पड़ता तो टीवी पर तो लाखों बाबा रोज प्रवचन कर रहे हैं और रोज बाबा पकड़ा रहे हैं, रोज सत्संग हो रहा, रोज आध्यात्मिक प्रवचन हो रहा, और कोई सुधार नहीं है। अजी ये बताओ, 50 साल पहले ज़्यादा सत्संग होता था कि अब ज़्यादा सत्संग होता है? अब ज़्यादा गलती होती, पहले ज़्यादा गलती होती थी। अब ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो कह रहा है, कहने का असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो कह रहा है वो खुद गलत कर रहा है। पहले हम तुमको ये बता रहे हैं, तुम पहले घर में ये नहीं बोला कि तुम पहले सारा काम करो। तुम्हारे छोटा भाई को तुम पहले सवेरे जगो, खूब पढ़ो, तब तुम तेज बनोगे। नहीं, तुम खुद करके दिखाओ उसको। तुम जब समय से जगोगे, समय से यहाँ आओगे पढ़ने के लिए, तुम होमवर्क बनाओगे, तुम्हारा हैंड राइटिंग अच्छा होगा, तुम प्रतिदिन आसन प्राणायाम करोगे, तुम समयानुसार पढ़ने आओगे, तब तुम्हारा छोटा भाई अपने आप करने लगेगा। एग्जाम्पल लेते हैं ना कि उंगली उठाने वाला, तुम लोग सब जानते हो, तब फिर भी सब अपने लोग दाहिना हाथ को ऐसे उंगली करिए। पेरेंट्स लोग अपने अपने उंगलियों को ऐसे करिए, दाहिने हाथ की उंगली को। और सब आप हमको भी देखिए, उंगली को उठाए रखिए। और ये जानते हैं कि ये गाल है, ये नाक है, ये होठ है, ये आँख है, ये नाक का ऊपर वाला, ये कपाड़ है, ये बाल है, सब कुछ अंग जानते हैं। तो फिर भी आप गौर से देखिए, हम जैसा करेंगे वैसा करते रहिए। हमारी बात गौर सुनिएगा। अपने अपने उंगली को उठा करके अपने अपने ये टुड्डी पर रख दीजिए, ऐसे करके रख दीजिए। हाँ, कितना अच्छा रख दिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब समझना, ये टुड्डी है अपना, ये तो गाल है। ये तो गाल है जी, आप भी जानते हैं, और हम भी पहले बार गलती किए थे। ये टुड्डी है, ये मोछ है, ये ताव है, ये गाल है, ये एब्रो है, ये टुपट, ये है रुमाल, क्या कहते हैं उसको, गमछी है, ये बाल है, सब जानता है। तो आप जो देख रहे हैं, दुनिया वही करती है जो देखता है। टीवी पर देखा कैसा कपड़ा, मम्मी हमारा वही कपड़ा चाहिए हो, है ना, वही डिश चाहिए, वही किताब चाहिए, वही रूम में चाहिए, बेड, सब कुछ।
तो देखने का असर पड़ता ज़्यादा, कहने का असर नहीं पड़ता। तुम कुछ भी चाहते हो घर में तो पहले खुद अपने आप को चेंज करना, ठीक ना। आज के बाद कभी अपने बगल वाले को नहीं कहना करे तो सुन ले तो कुछ सुधार बोलो बोलबो नहीं करना, तोरा सारा खत्म कहानी हो जाएगा। ये मंत्र दे रहे तुमको, पहले खुद तुम ऐसा करो तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा आज इसको हो क्या गया, आज के बाद ये बदल कैसे गया ये। और वो जब कहने लगे ना 21 दिन तुम मेंटेन करना, 22वें दिन तुम्हारा फोन आना चाहिए मेरे पास, इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि तुमको पता चलेगा पंचायत का इकलौता हम ही बादशाह हैं। 21 दिन तक वो कोई मारी तुमको अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं काम करना है। क्या करना है? प्रतिदिन जगना है, माता पिता को प्रणाम करना है, और आने के बाद टीचर के साथ भी एक सम्मान नज़रिए से भाव रखना है। होमवर्क बनाने में भी हर चीज़ में बोलना काम है, जो कॉन्सेप्ट बताते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे ये सब 90% आ जाएगा। ये 90% डिपेंड्स ऑन 10%। इफ़ योर 90% विल बी डिस्ट्रक्टिव, देन योर 90% विल बी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टिव। वो खत्म तो यह भी खत्म। अगर यह सब खत्म हो जाए, पढ़ने में बीमार है तो क्या पढ़ पाएंगे? अच्छे संगत भी नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट में भी मेरे पापा नाम नहीं लिखा पाए, पैसा ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा सर जा रहे हैं घूमने के लिए और तुम अगर चरित्रवान हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, अगर वो सर पूछेंगे तुम कहाँ पढ़ता है जी, देखते हैं तुम यहाँ पर, नहीं सर हमारे पापा बोले कि पैसा नहीं है तुम नहीं पढ़ना, बड़ा दिक्कत है, ठीक है आ जाना मेरे पास। हो सकता है कि वो फ्री में पढ़ाने तैयार हो जाए, तुमको ऐसा मिल सकता है। तो ये सारा कुछ मिल सकता है, तुम खाली अपने आप को ठीक करो। और तुम्हारा रिमोट सिर्फ तुम ही को ठीक करने के लिए तुम्हारे ही पास है, दूसरे के पास नहीं है। दूसरे को, दुनिया को ठीक करने जाओगे तो अगला तो ठीक नहीं होगा और तुम भी बिगड़ जाओगे। तुमको अपने अच्छा बना लेगा। अच्छे लोग किसी दूसरे के पास जाते हैं तो वो अच्छे लोग दूसरे को अच्छा नहीं करते हैं, वो दूसरे के जैसा हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। बात समझ में आई? तो अब हम अपनी बात को यहाँ पर विराम करेंगे, लेकिन इस बात को समझने के लिए 2 कविता हम सुनाते रहते हैं अक्सर हम प्रोग्राम में बच्चों को, वो सुनाते हैं। थोड़े से क्लिपिंग करें बच्चों के लिए ताकि वो 50 में, अब 40 आएगा, 50 आएगा, 50 में और भी ज़्यादा से ज़्यादा हैंड राइटिंग बढ़िया होगा, फुल पूर्णांक आने लगेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, इसको थोड़ा सा अनुभव अपने आप में कर लेना। समझ में कितने लोग समझ में आए? यहाँ थोड़ा करो तो चलो अपने लिए बगैर म्यूजिक का ताली बजा दो एक बार। बहुत अच्छा। तो अब हम इस बात को यहीं पर विराम करते हैं, लेकिन एक एग्जांपल तुमको देंगे, चूँकि बहुत बात हम छोड़ते चले आए, हटाते गए, देखते समय भी कम है, फिर ठंड का ही मौसम है। तो 2 पोएम सुनाते तुम लोग, हम अपने नए यूट्यूब चैनल पर भी रखे हैं इसको, एक हार नहीं होती और एक नज़र प्यार से उठा कर तो देखो। तो दोनों कविता सुनाते हैं। हार नहीं होती का मतलब ये हुआ कि लगातार कोई व्यक्ति प्रयास करता है ना, तो प्रयास करते करते हमेशा उसको हार नहीं होती। तो ये अमिताभ बच्चन के पिताजी का क्या नाम था सर? हरिवंश राय। हरिवंश राय की शायद ये रचना है, हार नहीं होती। तो कविता सुनो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नाव से खड़ता, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ में आई बात? लगातार कोशिश करने से हार नहीं होती। दूसरी बात, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु मतलब समुद्र। जब कोई गोताखोर कोई हीरे जवाहरात पन्ने महंगे महंगे पत्थर समुद्र से खोजने के लिए प्रयास करता है, गोता लगाता है, तो क्या लग रहा है हर बार वो बहुत सारा पत्थर उठा उठा के लाता होगा अंदर से। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दूना इसी हैरानी में, आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश लगातार करते रहो। नहीं समझ में आ रहा, फिर नेक्स्ट डे, फिर कल पूछेंगे, फिर पूछेंगे, फिर पूछेंगे। अगला बंदा बैठा हुआ है इसी काम के लिए, सिखाने के लिए। क्यों नहीं मिलेगा जी? क्यों नहीं? हार कैसे हो जाएगी? और दूसरी कविता, इसी कविता की जो अगली स्टेंजा और अंतिम स्टेंजा है, ये 2 लाख रुपये की है। कितने की है? इसका कीमत भी 2 लाख रुपये हम रखे हैं। और वो तुम लोग को, तुम चिंता नहीं करना, तुम लोग से लेंगे नहीं 2 लाख। ये 2 लाख इसका कीमत तब के लिए रखा गया जब तुम अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी अचीव कर लोगे, जब तुम करोड़पति बन जाओगे। हम कहते हैं इस कार्यक्रम से कुछ बात सीखा क्या? 10%, ठीक ना? 10% ठीक हो तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अधिकतर लोग उसी को ठीक कर रहा है, ये 10% भूल गया है। अब कपड़े छोटे, विचार छोटे, गुड मॉर्निंग छोटा, सब कुछ खत्म हो गया। तो जो इंसान इसको
याद रखे सब कुछ हो जाएगा। तब जब करोड़पति बन जाओगे आने वाले समय में, ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि तुम करोड़पति बन जाओ। क्या दिक्कत है जी? जब करोड़पति बन जाएंगे 2 लाख तुमको दे देना इस वर्कशॉप को, प्रेरणा जो ट्रेनिंग वर्कशॉप को। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा होगा उस टाइम में। बात समझ में आ रही है? कोई मुँह लटका लिया है, मत देना, जा यार हटो। जब करोड़पति बन जाओगे तो हमारे कार्यक्रम से तुम रेडी होकर कुर्सी का करोड़पति बन जाएगा 2 लाख देने में। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं, ताली बजा एक बार अपने लिए। इस कविता का अंतिम स्टेंजा का कीमत 2 लाख। नाराज हो गया तुम लोग? अरे मत देना, जा, कोई दिक्कत है? दोगे ना? याद रखना, तुम्हारे अगर प्रॉपर्टी का आकलन किया जाए, अगर करोड़ रुपया हो गया तो हम अगर नहीं भी रहेंगे इस दुनिया में, तो हमारा अगर वर्कशॉप चल रहा होगा प्रेरणा ज्योति के नाम से, कोई भी चलाएगा। या नहीं चला तो बात करते 2 लाख रुपये बच गया। अगर चल रहा होगा तुम 2 लाख रुपये प्रेम से आकर दे देना, और भगवान से मनाओ कि यार देना पड़े, चूंकि करोड़ होगा तब तो दोगे। कौन हमारे जमीन बेच के मांग रहे हैं हम? क्या हो? थैंक यू। कविता की स्टेंजा सुनना, तुम लोग को पता है, और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब किसी काम को करते हैं तो निश्चित रूप से हर बार सफल नहीं होते हैं, और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। किसमें कमी रह गई? अपने आप में। काम करने का कॉन्सेप्ट में कहीं समय तो कमी नहीं ना है। अगर यहाँ कमी है तो वो अपने सुधार करो उसको। और सफलता की चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, समझ में आई बात? अब अपने आप में थोड़ा सा जो कमी है उसको सुधार करो। अब यहाँ पर बहुत सारा विद्यार्थी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा मैथ खास करके, तो अपने आप में देखो कितने दिन एब्सेंट करते हो, कितने बजे आते हो, घर में कितने बार कॉन्सेप्ट को लिखते हो, सर जो बोले उसकी बात को तो कितने बार तुम मानते हो, सर डांटा तुमको कितना तकलीफ हुआ। जितना ज़्यादा तकलीफ उतना मैथ कम समझना। 4 बत्ती लगा और ज़्यादा दर्द किया तो दर्द होने के लिए ही किया गया था। तुमसे कोई ज़मीन का रजिस्ट्री थोड़ी करवाएगा वो। तेरा खेत का पड़ोसिया आर थोड़ा धान मांग थोड़ी है राहू। तेरा कोई कोतियारी दुश्मनी थोड़ी जो 4 छड़ी लगाया। तुम्हारे ही भलाई के लिए कहा जाता ना कि वो पितुसे माता 100 गुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन से डांट आरोगाड़। माता से हरि 100 गुना उनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुदेव। माता होती है ना, भीतर से पीटती भी और बाहर से प्यार भी करती है। सॉरी, बाहर से पीटती है, भीतर से प्यार भी करती है। पीट देगी कड़ा से, फिर बाद में खाना खाए नहीं ले जरी से, खाए नहीं ले रहे, खाए नहीं ले रहे, खाए नहीं ले रहे। अब लो उसको चिंता तुमसे ज़्यादा। तो बात समझना, अपने आप के कमी को ठीक कर लो और इसको ठीक कर लो, बस तुम अपने आप में अच्छा अंक ले आएगा। ठीक ना? अब इस कविता को ख़त्म करते हैं। दूसरी कविता है, वो है कि अगर तुम अच्छा अंक ले आए, हो सकता है कि फर्स्ट डिवीजन करोगे, फर्स्ट डिवीजन करने के बाद जो है ना अगला जो क्लास होता है उसमें फिर 0 हो जाता है। क्यों? उसको इतना अहंकार हो जाता है कि हम तो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, और उसके बाद जाकर फुस इंटर में फुस, सारा हवा पंचर। तो अब वो पंचर नहीं हो, वो हवा बनी रहे, इसके लिए क्या करना है? अगली कविता। मान लो पढ़ाई खत्म हो गई, तुम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, करोड़पति बन गया। अब करोड़पति बनने के बाद क्या करना है? अगली कविता काम में आएगी। वो पहली कविता क्या थी? जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाने के लिए बूम करेगा, सपोर्ट करेगा। जब जहाँ पहुँच गए वहाँ से फिर आगे मरने से पहले कैसे जिएंगे? मरे तो है नहीं भी, क्यों जी रहे हो भाई? क्योंकि मरे नहीं है। जब तक मरे नहीं तो बढ़िया से कैसे जिएंगे? ये कविता सिखाएगी तुमको। ठीक ना? सुनना, दूसरी कविता है, एक नज़र प्यार से उठाकर तो देखो। किसको? सबको, अपने घर अगल बगल, सर, मेहमान, मामा, चाचा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारे अपने हैं। भारत की संस्कृति है जी। विदेश के भी लोग आए हैं तो अपने हैं। एक नज़र प्यार से उठाकर तो देखो, नफरतों को दिल से मिटाकर तो देखो। कौन कहता है इंसानियत जुदा हो गई है, शरीफों की शराफत बेवफा हो गई है। पहले खुद को परखो फिर बाहर देखो, एक नज़र प्यार से उठाकर तो देखो। समझ में आ रही बात कुछ? अब भीतर में तुम्हारा मन का अगला बंदा आया, इसको जो मांगा सूत्र सर बोले थे को दे देना, कल नहीं आया था इसको देवे नहीं करेंगे, ताकि अगर दे देंगे तो मेरे जैसा हो जाएगा। हर जितना वार दो उतना तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। ठीक ना? दौलत से सुख की कोई पहचान नहीं है, प्रेम से ज़्यादा कोई मूल्यवान नहीं है। यकीन नहीं आता तो उन पागल दौलतमंदों को देखो, एक नज़र प्यार से उठाकर देखो।
तुम देखा होगा बहुत पैसा वाला है, आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। दौलत से सुख की कोई पहचान नहीं है। नेक्स्ट, लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ, खुद से पहले दूसरों के ख्वाबों को सजाओ। पैसा वाला बन गया, ठीक है, बहुत पैसा कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो थोड़ा संभल के रहो, नहीं तो फिर हवा सारी निकल जाएगी। लक्ष्य बनाना है तो अमीरी के मत बनाओ, खुद से पहले दूसरों के ख्वाबों को सजाओ। हर इंसान खुशहाल हो, उन नज़रों से देखो, एक नज़र प्यार से। नेक्स्ट, थैंक यू। दूसरी कविता है, इस कविता का पूरे कार्यक्रम का सारांश के रूप में ये है कि जब भी कोई बात किसी की अगर सुनने में अच्छी लगे, उसको अमल करना है तो कल से नहीं, आज से, और आज से अपने आप को उसको फॉलो करो। बदलना ही है तो आज ही बदल लो। कविता है अंतिम स्टंजा, बदलना ही है तो आज ही बदलो। किसको? अपने आप को। बदलना ही है तो आज ही बदल लो, कल कभी नहीं आता, यह अच्छी तरह समझ लो। जिन्होंने कल पे छोड़ा उसकी हालत देखो, एक नजर प्यार से। कल जगेंगे, कल उसकी हालत देखो। देखो, एक बार फेल कर रहा, 2 बार फेल कर रहा, लड़खड़ा रहा है, उठिए नहीं सक रहा। इसीलिए अपने आप में थोड़ा सा बहुत छोटा सा 10 दिन 31 हो गया, चलो मैथ मेरा थोड़ा गड़बड़ है, तो अंतिम जनवरी को तुम अंतिम जनवरी में फ़ोन करना हमको, 31 जनवरी को, कि हम जो बात बताएं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलना कम है, घर में भी काम ज़्यादा करना है। ये प्रयास करना कि हमारे वजह से अगले को परेशानी ना हो। और जितना माता पिता और उनसे जो बड़े हैं, दादा दादी, उस सबको प्रतिदिन पैर छू के प्रणाम करना। वो सोए हुए हैं तो ऊपरे ऊपर कर लो, उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन रोज़ करना है। नहीं तो एक इंसान अपने माता पिता को तो कम प्रणाम करता है, शादी के बाद अपने सास ससुर को 3-4 बार करता है। ससुराल जाएगा तो पैर छू के प्रणाम करेगा। फिर बैठ गया अच्छे टेबल पर, उसके ससुर जी के मित्र आए, दूसरा मित्र आए, तो वो मित्र पूछते हैं कि यार मेरे ये कौन है? ये दामाद जी हैं। तो फिर से उसको भी प्रणाम। फिर 1 घंटा बाद उसके इंजीनियर मित्र आए, इंजीनियर साहब बोलते हैं कि ये कौन है? ये भी दामाद। ओहो, उनको भी प्रणाम। मैंने जय उनको करेगा तो ससुर के बगल में करेगा। तो बार बार कर रहा है, और अपने घर में बूढ़ा हो गया ना, अब तो वो क्या करेगा? अरे उससे नहीं होने। अरे काम आती है बुरे वक्त में उनकी ही दुआ। तुम सुना होगा कि अगला बंदा एक्सीडेंट किया 40 के स्पीड में। हम अपनी बात 2 साल पहले में एक्सीडेंट किए थे, वो पेट्रोल पंप के पास 40। सर आप निर्णय लीजिएगा, 40 उस टाइम में सर से मेरी अपना, हम सर को नहीं जानते थे। 3 साल पहले फर्स्ट लॉकडाउन के पहले भागलपुर जाना था। वो जो आपका डब्ल्यू सिंह के आगे जो पेट्रोल पंप, इस पार में स्विमिंग पूल, इसका सिंह जी का है, दीपक के भाई साहब का है। हाँ, यस, टोल प्लाजा में मेरी गाड़ी 40 की स्पीड में थी, और अगला बंदा आया ऐसे, एक बैग पेट्रोल लेने के लिए घूम गया। हम उसके पीछे मारे हड़ाक, वो जो इधर मुड़ा मार दिए। अब हम जैसे गिरे तो मेरे पीछे 80 किलो का इनका एक रिश्तेदार देवराज यादव, इनका अपना कोई है माछी यहाँ अगरपुर का। अब वो मेरे पीछे बैठा हुआ था। अब हम जैसे गिरे तो मेरा बॉडी सबसे पहले, पता नहीं क्या फिजिक्स का नियम है, मेरा सिर पहले धरती में टच किया, गाड़ी गिर गई, हम टच कर, मेरा जैसे हेलमेट नीचे गया तो हेलमेट 20 फीट फुटबॉल की तरह चला गया। देवराज यादव ऐसे गया तो उसका वजन ये पूरा लाल और मेरा सिर धरती पर। मेरा एक तो यहाँ पर था, शर्ट यहाँ फटा, और ये थोड़ा सा ये मतलब कपड़ा फटा था, कहीं टूटा फटा नहीं, और देवराज यादव छिलाया था, बस इतना सा ही। और ऐसे स्थिति में कोई बताओ, 40 की स्पीड में जब कोई व्यक्ति किसी में जब टच जाता है, गिर जाता है, तो उसका कितना बिगड़ने की संभावना होती है? कम की ज़्यादा। दूसरी बात, अगर उस स्पीड से अगर सिर ही अगर बॉडी धरती पर टकरा जाए तो उसका बचने कितना उम्मीद है? बहुत कम। और फुटबॉल, जब फुटबॉल की तरह हेलमेट चला जाए तो ये ऊपर वाले विशेष रजा है कि नहीं है जी? उनको मारना हो से बदल लेते हैं, और बदल करके दिखाएंगे सर आपको, और निश्चित रूप से रिजल्ट दिखेगा। चलो सिर को ढको अपना, वो बजाओ तो जी, इतनी शक्ति हमें देना दाता है। तुम लोग के सर भी हैं, और बरजेश सर है, हम हैं, हर्ष हैं, और इतने लोगों के बीच में एक संकल्प करेंगे हम, और संकल्प में परमात्मा से शक्ति भी मांगेंगे, उससे दुआ भी करेंगे, और अपने आप में बदलने का एक वादा करेंगे। और उसको तलवार नीचे की ओर, गर्दन के बराबर, आंखें बंद रहे, और आवाज को सुनो। एक संकल्प तुम्हारा हो रहा है, सिर को ढक लो जिनके पास संभव है।
हाथ नीचे कर लो, अपनी आंखें खोल लो, खड़े ही रहना है। और हम अभी जो बोलेंगे उनको बात को लड़का बोलेगा मैंने मेल आवाज में, जैसे कि करता हूँ तो लड़का लोग करता हूँ, लड़की लोग करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, लड़का लोग वादा करता हूँ। ठीक है, बोलो ऐसे हाथ करना, मैं वादा करता हूँ आज से इस 10% के कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा। आज से आज से आज से। धन्यवाद, बैठ जाओ। समा बुझ सकती है तो समा जल भी सकती है। जो कहानी बिगड़ गई तो बन भी तो सकती है जी। समा बुझ सकती है तो समा जल भी सकती है। किश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, मायूस न हो, इरादे न बदल, क्योंकि तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। तो जब तकदीर किसी वक्त बदल सकती है तो इरादे और मायूस होना क्या बात है जी। तुम लगे रहो, दो ही वादा अपने आप से। हम आज से चेंज करेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे और इस चीज को चेंज करेंगे। जितना चालनी को छेद बंद करोगे नहीं बंद होगा। अपने आप को एक काम बस प्रतिदिन इस 10% को फॉलो करो। यहाँ पर से जैसे ये ठीक होगा ना, बाकी हम सैटरडे क्लास में सब कुछ मेंटेन करते रहेंगे। ठीक है, तो तुम लोग लगातार इस कार्यक्रम को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विद्यार्थी के पेरेंट्स आए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन लोगों को भी जो लोग यहाँ नहीं आए, ऊपर से ही सुन रहे हैं, अच्छी बात है, वहीं से सुनो, घर से सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको पुनः नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बीते वर्ष की हुई हमसे, हमारे टीम से, स्टूडेंट्स के साथ हर्ष, विनायक, हमारे जो भी सिस्टम टेक्निकल साउंड ऑपरेटर से भी जो भी कमी महसूस हुआ हो, सबके तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि लेट से भी खुले आकाश में किए, किसी को ठंडा लग रहा है,